नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़े हमारे इस खास शो संग्राम के सेनापति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और सभी दल अपनी अपनी तैयारियों के साथ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक रणनीति को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन उससे भी खास होता है उस रणनीति को बनाने वाला वो व्यक्ति जो पूरी राजनीतिक लड़ाई को आगे बढ़ाता है, या कहें पार्टियों के वो सेनापति जो पूरी दमखम के साथ अपनी पार्टी को लीड करते हैं और विपक्षी दल को पटकनी देने का मादा रखते हैं। इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक उन ऐसे बड़े चेहरों की रणनीति को आप तक लाते रहेंगे जो इस चुनाव में अपने अपने खेमे के सेनापति की भूमिका निभाने हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खास शो संग्राम के सेनापति की। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं और बीते 2 लोकसभा के आम चुनाव से भाजपा इन सभी 5 सीटों पर जीतती आ रही है। यहां पर कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला होता है। दोनों ही दल इस बार भी अपनी अपनी पूरी जोर आजमाइश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं दोनों बड़े दलों के राष्ट्रीय नेताओं के अलावा उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के कौन से दिग्गज सेनापति हैं, इनके ऊपर इस बार राज्य की 5 लोकसभा सीटों को नतीजे निर्भर कर रहे हैं। और पहले बात करते हैं उत्तराखंड में भाजपा के सेनापतियों की। राज्य में भाजपा की सरकार है तो सभी 5 लोकसभा सीटें उत्तराखंड में भाजपा के ही पास हैं। ऐसे में भाजपा को अपने प्रदर्शन को दोहराने और लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव की सभी सीटों पर जीत की हैट्रिक लगाने की बड़ी चुनौती है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा का इस वक्त सबसे बड़ा चेहरा है जो डबल इंजन की सरकार के वायदे के साथ जमीन पर काम कर रहे हैं। तो वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी भाजपा के बड़े सेनापति हैं जो इस बार हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में कैसे ये 2 सेनापति भाजपा के लिए रणनीति बना रहे हैं और अभी तक इनकी कैसी रही है राजनीतिक पारी, आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड भले ही छोटा राज्य हो, लेकिन अपने राजनीतिक समीकरणों के जरिए केंद्र की राजनीति पर खासा प्रभाव जमाने में सक्षम रहा है। एक ही दल की दोबारा सरकार न आने के मिथक को तोड़ते हुए उत्तराखंड के मतदाताओं ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत से दूसरी बार सत्ता देकर इतिहास रचने का काम किया। वहीं दूसरी ओर 5 संसदीय सीटों पर भी मजबूत जनाधार के साथ भाजपा एक बार फिर हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। अब तक अपने सशक्त नेतृत्व से लोगों की आकांक्षाओं और आशा के अनुरूप काम कर रहे सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में डबल इंजन सरकार के प्रति लोगों के विश्वास को बढ़ाया है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के खटीमा विधानसभा क्षेत्र से विधायक पुष्कर सिंह धामी के पास सूबे की कमान है और ऐसे में न केवल कुमाऊं क्षेत्र बल्कि गढ़वाल की संसदीय सीटों के लिए भी हैट्रिक सुनिश्चित करने का दारोमदार धामी पर ही है। आइए एक नजर डालते हैं 2024 के इस महासंग्राम के लिए उत्तराखंड के भाजपा के इस सेनापति के अब तक के राजनीतिक सफर पर। उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने नियमों और कार्रवाई को लेकर प्रभावशाली सीएम के रूप में जाने जाते हैं। 1990 से 1999 तक जिले से लेकर राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभिन्न पदों में रहकर विद्यार्थी परिषद में कार्य किया। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के साथ एक अनुभवी सलाहकार के रूप में 2002 तक काम किया। कुशल नेतृत्व क्षमता और संघर्षशीलता के परिणाम स्वरूप तत्कालीन प्रदेश सरकार से स्थानीय युवाओं को राज्य के उद्योगों में 70% आरक्षण दिलाने में सफलता प्राप्त की। उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव से पहले ही विपक्ष के कई नेताओं को अपने पाले में लाकर अपने राजनीतिक कौशल का परिचय दे चुके हैं। वहीं समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण विरोधी कानून और नकल विरोधी कानूनों जैसे बड़े फैसले लेने वाले धामी लोकसभा चुनाव 2024 के समर में भाजपा प्रत्याशियों की जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। भाजपा के इसी विजयी रथ को और गति देने के लिए पार्टी ने एक और दिग्गज नेता पर दांव लगाया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के जरिए भाजपा ने गढ़वाल मंडल की हरिद्वार सीट से एक बड़ा चुनावी फेरबदल किया है। हरिद्वार संसदीय सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की एंट्री से भाजपा ने पहाड़ी राज्य का सियासी पारा बढ़ा दिया है। एक नजर त्रिवेंद्र सिंह रावत के राजनीतिक सफर पर। त्रिवेंद्र सिंह रावत की उत्तराखंड में भाजपा के विस्तार में अहम भूमिका रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड आंदोलन में सक्रिय रहे
कई बार गिरफ्तार हुए। 1993 में त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री बने। 2002 में उत्तराखंड निर्माण के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2007 में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला सीट से ही विधानसभा चुनाव लड़कर जीत दर्ज की और राज्य सरकार में कृषि मंत्री बने। 2013 में त्रिवेंद्र सिंह रावत को भारतीय जनता पार्टी का महासचिव बनाया गया। अंदाज और सक्रियता से प्रभावित होकर 2014 लोकसभा चुनाव के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत को यूपी टीम में शामिल किया गया। 2014 में ही त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक और बड़ी जिम्मेदारी मिली। इस साल त्रिवेंद्र सिंह रावत को झारखंड में बीजेपी का इंचार्ज बनाया गया। केंद्र के नमामि गंगे प्रोजेक्ट में भी त्रिवेंद्र सिंह रावत को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। 2017 में बीजेपी ने उत्तराखंड में बम्पर जीत हासिल की और त्रिवेंद्र सिंह रावत को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। 18 मार्च 2017 को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री के तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4 साल सरकार चलाई। इस दौरान उन्होंने कई बड़े फैसले किए। 4 साल सीएम पद पर रहने के बाद वर्ष 2021 में बीजेपी आलाकमान ने त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह नया सीएम चुना। हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी राजनीतिक सक्रियता बनाए रखी। बतौर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की हरिद्वार जिले में भी काफी सक्रियता रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उनके समर्थन में भी आए हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार लोकसभा 2024 के संग्राम में भाजपा का ये सेनापति अपने अनुभव और जनाधार के जरिए कैसे फिर से विजय पताका फहराने में सफल हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो उत्तराखंड में इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर संग्राम के सेनापति पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए। उनका परिचय आपसे कराते हैं। मदन मोहन जाड़ा जी हैं, जो कि राजनीतिक संपादक हैं दैनिक हिंदुस्तान अखबार के। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा दिनेश मानसेरा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मदन मोहन जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि अगर देखा जाए तो 5 सीटें संख्या में भले ही कम नजर आती हों, लेकिन अपने आप में बहुत कुछ तय करता है इस लिहाज से भी, क्योंकि मुद्दे और मसलों के लिहाज से उत्तराखंड बहुत अहम हो जाता है। यूसीसी के लिहाज से अगर बात की जाए तो पहला राज्य बना, ऐसे तमाम मुद्दों की प्रयोगशाला के तौर पर भी देखा जाता है। आपको लगता है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी के जो सेनापति किस प्रकार की भूमिका निभाते नजर आएंगे? देखिए, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में आप अगर पिछले चुनाव में देखें कि एक ऐसा राज्य है जहां पर अकेले बीजेपी को 61% वोट मिले हैं उत्तराखंड में। ये गुजरात में 62% मिले थे और गुजरात के बाद दूसरा ऐसा स्टेट है जहां बीजेपी ने इतने बम्पर वोट अकेले, न सिर्फ एनडीए के दम पर नहीं, अकेले वोट मिले थे। तो मुझे लगता है कि अभी जो स्थिति है, अभी भी स्थिति बेहतर स्थिति में है। वहां पे बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति में है। सीटें कम जरूर हैं, लेकिन एक जो ये संदेश देना है कि लगातार तीसरी बार 5 सीटों पर काबिज होने के लिए बीजेपी काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो लगातार अगर जीत होती है, सीटें भले ही कम हो, लेकिन जो इसका संदेश है वो संदेश बहुत बड़ा जाएगा। दूसरा, उत्तराखंड छोटा राज्य जरूर है, लेकिन वो देवभूमि है। वो एक ऐसा राज्य है जो चीन के बॉर्डर से, नेपाल के बॉर्डर से भी लगता है। तो इसलिए उत्तराखंड का महत्व तो कहीं बहुत ज्यादा है। उत्तराखंड की बड़ी बड़ी हस्तियां केंद्र सरकार में रही है। हमेशा उत्तराखंड को एक प्रमुख प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्रिमंडल में मिलता है। तो कुल मिला के आज प्रधानमंत्री जी ने बड़ी रैली भी की रुद्रपुर में। तो मुझे लगता है और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी का एक प्रिय एक राज्य भी है। वैसे तो प्रधानमंत्री देश के तो सभी को पूरा देश प्रिय है, लेकिन उत्तराखंड के प्रति उनका बहुत खास लगाव रहा है। तो इसके कोई इसमें संदेह नहीं कि वहां पर उत्तराखंड में बीजेपी की जो रणनीति है, बीजेपी ने जो चेहरे उतारे, जो चेहरे उनके पास हैं, जैसे कि अपोजिशन के बाद चेहरों की भी कमी है। और इसके अलावा बीजेपी का बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं वहां गिनाने के लिए, चाहे वो राज्य सरकार की हो, चाहे वो केंद्र सरकार की हो। और इसी प्रकार जैसे हम अगर ये भी कहें कि एक जो समान नागरिक संहिता वाला कानून अगर देश में बन रहा है, तो उसकी शुरुआत उत्तराखंड से हुई है। उसके जरिए भी पूरे देश को संदेश दिया गया है। तो इसलिए उत्तराखंड के चुनाव पर सबकी नजर रहेगी। बिल्कुल दिनेश जी, क्योंकि आपको लगता है कि अगर हम क्षेत्रीय जो बड़े नेता हैं बीजेपी के लिहाज से, इसमें पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के तौर पर हो, त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री और उस समय मौजूदा प्रत्याशी के तौर पे, इस टीम के पास में या इन जैसे नेताओं के पास में क्या वो एक बड़ा एक आकर्षण है जो अपने आप में केंद्र के नेताओं के साथ साथ जो राज्य के नेता है वो जनता को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब होंगे? देखिए, उत्तराखंड में मैं मदन जी की बात से सहमत हूं, लेकिन एक साथ साथ एक बात जरूर भी कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड में 2 मैजिक इस समय काम कर रहे हैं। एक तो मोदी मैजिक काम कर रहा है, दूसरा धामी मैजिक काम कर रहा है। क्योंकि अगर हम 80% मोदी जी को मानते हैं कि उनका जादू चल रहा है, तो साथ साथ 20% धामी जी का भी जादू चल रहा है, जो उनके सख्त निर्णय हुए हैं उत्तराखंड की राजनीति में। इसकी वजह से उनकी लोकप्रियता बढ़ी है और पिछले हम
2 महीने से ही देख रहे हैं, जब से वो फील्ड में उतरे हैं चुनाव की तैयारियों के लिए, तो उनके साथ जो भीड़ जुट रही है, तो ये माना जा सकता है कि वो बीजेपी का एक वोट बैंक को मजबूत कर रही है। रहा सवाल ये कि और भी सेनापति हैं, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, रक्षा राज्य मंत्री जो है अजय भट्ट, वो नैनीताल लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। अनिल बलूनी जो बीजेपी के राष्ट्रीय जो मीडिया के प्रमुख हैं, वो पौड़ी गढ़वाल से चुनाव लड़ रहे हैं। और साथ ही साथ आप ये देखिए, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा हैं, वो अल्मोड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं जी। राजघराने टीवी राजघराने से एक परंपरागत सीट या उनकी सीट मानी जाती है, वहां से महारानी राजलक्ष्मी चुनाव लड़ रही है। तो कुल मिला के देखा जाएगा तो जिस हिसाब से बीजेपी के मजबूत कैंडिडेट हैं, उसके मुकाबले कांग्रेस के कैंडिडेट इतने मजबूत नहीं है। इसकी वजह से भी बीजेपी का जो है वहां पे ग्राफ तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज जो मोदी जी की जनसभा हुई है, वो इतनी बड़ी जनसभा थी कि मोदी जी भी खुद कहते रह गए कि ये प्रचार सभा है या विजयी सभा है। जी बिल्कुल, ये बात अपने आप में निकल के आई। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये प्रचार सभा है या विजय सभा है, ये अपने आप में बात। मैं आता हूं आप दोनों के पास, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बहुत जल्द वापस आएंगे। उसके बाद में हम कांग्रेस के सेनापतियों का जिक्र करेंगे, उसके बाद इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। Bharti Hexacom Limited, a subsidiary of Bharti Airtel Limited, now proposes an initial public offer of equity shares. The 100% book built offer is being offered at a price band of rupees 542 to rupees 570 per equity share of face value rupees 5 each. Offer opens on Wednesday, April 3rd, 2024. Offer closes on Friday, April 5th, 2024. The anchor investor bidding date is Tuesday, April 2nd, 2024. For risks involved and other details, please refer to the red herring prospectus dated March 22nd, 2024, which is available on the websites of the company, SEBI, the BRLMs and the stock exchanges. मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद हमारे खास कार्यक्रम जो चुनाव पे आधारित है, संग्राम के सेनापति, उसमें आपका स्वागत है। और हम उत्तराखंड को राज्य की बात कर रहे हैं और हमने अभी तक भाजपा की बात की, और भाजपा के बाद अब बात करते हैं उत्तराखंड के उन चेहरों की जिनके पास कांग्रेस को जिताने की जिम्मेदारी है, यानी कांग्रेस के वो सेनापति जो जमीन पर फिर से कांग्रेस की वापसी की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। राज्य के मौजूदा हालात में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के तौर पर हरीश रावत का नाम आता है, जो 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर कमान भी संभाल चुके हैं, तो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। हरीश रावत के बेटे इस बार हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है। कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत भी एक सेनापति के रूप में कांग्रेस की वापसी के प्रयासों को जमीन पर आगे बढ़ा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के इन सेनापतियों की टीम की कोशिशें कितना रंग लाएंगी 2024 के संग्राम में। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए लड़ाई में अगर कांग्रेस की बात की जाए तो राज्य के बनने के बाद से कई कांग्रेस नेताओं ने राज्य की कमान संभाली है, लेकिन मौजूदा समय में जिन बड़े चेहरों पर उत्तराखंड से कांग्रेस की जीत सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी है, उनमें बड़ा नाम हरीश रावत का है। हरीश रावत उत्तराखंड के 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। हरीश रावत ने उत्तराखंड के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार राज्य की कमान संभाली थी। वो पहली बार 1 फरवरी 2014 को उत्तराखंड के सीएम बने, लेकिन 27 मार्च 2016 को राष्ट्रपति शासन लग गया। इसके बाद 21 अप्रैल 2016 को दोबारा सीएम बने, लेकिन एक दिन बाद फिर से राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। इसके बाद 11 मई 2016 को फिर से उन्हें सीएम की कुर्सी मिली और 18 मार्च 2017 तक वो सीएम के पद पर रहे। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। राज्य निर्माण के बाद हरीश रावत प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए और उनकी अगुवाई में 2002 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। उसी साल नवंबर में हरीश रावत को उत्तराखंड से राज्यसभा के सदस्य के रूप में भेज दिया गया था। 2012 में कांग्रेस के प्रदेश में एक बार फिर सत्ता में आने के बाद पार्टी आलाकमान ने उनकी दावेदारी को नकार दिया और उनकी जगह विजय बहुगुणा को तरजीह दी गई। जून 2013 में आई प्राकृतिक आपदा से निपटने में
राज्य सरकार की कथित नाकामी के आरोपों के चलते उनको हटाकर हरीश रावत को मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई थी। उनके सियासी सफर की बात की जाए तो हरीश रावत ने अपनी राजनीति की शुरुआत ब्लॉक स्तर से की और बाद में युवा कांग्रेस के साथ जुड़ गए। हरीश रावत पहली बार 1980 में केंद्र की राजनीति में शामिल हुए। 1980 में वो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुने गए। उन्हें केंद्र में राज्य मंत्री बनाया गया। उसके बाद 1984 और 1989 में भी उन्होंने संसद में इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1990 में हरीश रावत केंद्र में फिर मंत्री बने। 2001 में उन्हें उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 2002 में वो राज्यसभा के लिए चुन लिए गए। 2009 से 2014 तक यूपीए सरकार ने उन्हें एक बार फिर से केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया। उत्तराखंड में कांग्रेस के मौजूदा एक और बड़े सेनापति की बात करें तो हरक सिंह रावत का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। हरक सिंह ने अपनी सियासी पारी वैसे तो भाजपा के साथ 80 के दशक में शुरू की थी, लेकिन दल बदलने में उन्होंने कभी गुरेज नहीं किया। उत्तराखंड के बनने से पहले अविभाजित उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सफर शुरू करने वाले हरक सिंह रावत राज्य की सियासत में हमेशा दखल रखते रहे हैं। उनके राजनीतिक सफर की बात की जाए तो 1984 में बीजेपी के टिकट से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। 1991 में भाजपा के टिकट पर पौड़ी से चुनाव जीते। उस समय भाजपा की कल्याण सिंह सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया। 1993 में वह फिर से पौड़ी सीट से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। 1998 में भाजपा ने उनका टिकट काटा तो इससे नाराज हरक बसपा में शामिल हो गए। कुछ समय बसपा में रहने के बाद उन्होंने कांग्रेस की राह पकड़ी। उत्तराखंड के अस्तित्व में आने के बाद वर्ष 2002 में वह कांग्रेस के टिकट पर लैंसडाउन सीट से चुनाव जीते। तब एनडी तिवारी सरकार में उन्हें मंत्री पद मिला, लेकिन बहुचर्चित जैनी प्रकरण के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। वर्ष 2007 में उन्होंने एक बार फिर लैंसडाउन सीट से जीत दर्ज की और उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। 2012 के चुनाव में हरक ने सीट बदलते हुए रुद्रप्रयाग से चुनाव लड़ा और फिर विधानसभा पहुंचे। 2016 के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद हरक सिंह कांग्रेस के 9 अन्य विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें कोटद्वार सीट से मौका दिया और वह विधानसभा में पहुंचे। तब भाजपा सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 16 जनवरी 2022 को भाजपा ने हरक को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। 21 जनवरी 2022 को वह कांग्रेस में फिर से शामिल हो गए। इसके बाद से अभी तक वो कांग्रेस के सिपाही बने हुए हैं। मौजूदा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की रणनीति को लेकर हरक सिंह रावत बड़े सेनापति के तौर पर कांग्रेस की जीत के लिए प्रयास कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मदन मोहन जैड़ा जी, इसके अलावा दिनेश मानसेरा जी। मदन जी, आपको लगता है कि कांग्रेस के जो उत्तराखंड के सेनापति हैं उनके पास क्या एक बड़ी दमखम है जिसके आधार पे वो जीत को आगे बढ़ाने के प्रयास कर सकते हैं? लेकिन खबर लगातार ये भी आती रहती है कि कांग्रेस में अंतरकलह एक बड़ी समस्या बनी हुई है अभी भी। देखिए, मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के अगर हम चेहरों की बात करें उत्तराखंड में तो ले देके हरीश रावत ही एक चेहरे बसते हैं जिन पर इस चुनाव का सारा दारोमदार टिका हुआ है। लेकिन वो खुद मैदान में नहीं है, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वो काफी अपनी तरफ से मेहनत कर रहे होंगे, निश्चित रूप से कर रहे होंगे चुनाव जीतने के लिए। अगर हम उसकी तुलना बीजेपी से करें तो बीजेपी के पास चेहरों की भरमार है। कई पूर्व सीएम हैं जो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लेकिन मैदान में वो पीछे से मदद कर रहे होंगे। तो बीजेपी से तुलना करें तो बहुत कमजोर है। कांग्रेस के नेताओं की कमी है। दूसरा, जैसे आपने हरक सिंह रावत का नाम लिया तो जरा हरक सिंह रावत का आपने खुद ही बताया कि किस प्रकार उन्होंने पार्टियां बदली हैं। तो ऐसे में कभी कभी जनता में भी कंफ्यूजन रहता है कि आजकल वो है किस तरफ, कि कांग्रेस के साथ है बीजेपी के साथ है। तो बहुत ज्यादा उसका उनका इम्पैक्ट होगा इन चुनाव में, ये कहना मुश्किल है। दूसरा, एक चिंताजनक स्थिति ये भी है कि जैसे बीजेपी में पुष्कर सिंह धामी एक सेकंड लीडरशिप के तौर पर उभरे और एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य संभाला और अच्छा काम कर रहे हैं। इस प्रकार कांग्रेस में सेकंड लाइन की लीडरशिप वहां स्टेट में डेवलप नहीं हो पाई। तो अगर हम हरीश रावत को अगर छोड़ दें, हम कहें कि पीछे और कोई अच्छा नेता कौन सा है कल को जो मुख्यमंत्री बन सकता है जी मदन जी, या स्टेट की कमान संभाल सकता है, तो ऐसे नेताओं की कांग्रेस में काफी कमी दिखाई पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। दिनेश जी, आपको लगता है कि कांग्रेस के सेनापतियों के लिहाज से क्या एक बड़ी बातें हैं जो उपयुक्त तरीके से जमीन पे बेहतरी से नतीजों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर सकते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी आज जब रैली की है उत्तराखंड में तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर एक बड़ा निशाना साधा है।
इसके अलावा सैनिकों के कई तमाम प्रकार के मसले और मुद्दे उठाए हैं। आपको लगता है ये सब चीजें भी काम करती दिखाई पड़ेंगी इस बार? देखिए, आपने दूसरे सेनापति हरक सिंह रावत का नाम आपने लिया, आज उनको ईडी के सामने पेश होना पड़ा। उनके ऊपर सीबीआई ईडी के तमाम जो है केसेस चल रहे हैं और वो अपनी बचाने में लगे हुए हैं। इस समय वो कांग्रेस की मदद करने के पास भी नहीं फटक रहे, ना ही उनको कोई साथ अपने ले जाना चाहता है, क्योंकि जो अगर वो कोई उनके साथ प्रचार में लेके भी जाएगा तो उनके ऊपर इतने आरोप हैं कि वो उससे उबर नहीं पा रहे हैं, तो कांग्रेस वाले उनसे दूरी बना के बैठे हुए हैं। सवाल जो आज पीएम मोदी जी ने जो बात करी, उन्होंने साफ तौर पे भूतपूर्व सैनिकों के साथ या जो पुराने सीडीएस थे जिनकी डेथ हो गई, विपिन रावत के मामले में उन्होंने कांग्रेस की खिंचाई करी कि भाई इन्होंने जो है उनका अपमान किया। ऐसे कई विषय उन्होंने उठाए, आज भ्रष्टाचार से रिलेटेड मैटर उठाए, तो वो कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार के मैटर भी हरक सिंह रावत को चोट पहुंचाने वाले हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस ने अपनी सेकंड लीडरशिप को तैयार नहीं किया, और हकीकत तो ये भी है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जो उनकी सेकंड लीडरशिप थोड़ी बहुत थी भी, तो उसने चुनाव लड़ने से अपने आप को एक कदम पीछे रखा, क्योंकि जो माहौल चल रहा है खासतौर पर राम जन्मभूमि राम मंदिर के बाद, राम मंदिर के लोकार्पण के बाद, तो कांग्रेस के लोग भी टिकट लेने से कतराते रहे, और यही स्थिति है कि कांग्रेस को अपनी कमजोर टीम को मैदान में उतारना पड़ा। जी मदन जी, आपको लगता है कि अगर कांग्रेस के लिहाज से बात की जाए या बीजेपी के लिहाज से बात की जाए तो उत्तराखंड के जो मूलभूत मसले और मुद्दे लंबे समय से रहे हैं, चाहे वो पहाड़ बनाम तराई की बात हो, विकास किस तरीके से हो उसको लेकर हो, या विकास कितना ज्यादा बीते एक दशक में लगभग हुआ, इन तमाम मसलों को लेकर किस तरीके से ये जो सेनापति हैं अपने अपने हिस्से की बात जनता को समझाने में कामयाब रहे, उस लिहाज से किस तरीके से आप देखते हैं मौजूदा स्थिति और मौजूदा परिप्रेक्ष्य को? मुझे लगता है मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जरूर सही बात है कि बीजेपी की रीच वहां पर बड़ी है और जो भी मुद्दे हैं वो जनता के मुद्दों की सुनवाई हो रही है। खासतौर पर अगर हम देखें कि पलायन के इशू को देखें तो पिछले कुछ समय से पलायन में कमी आई है, और कोरोना के काल में बहुत सारे लोग जिन लोगों की नौकरी छूट गई थी वापस जब उत्तराखंड गए तो वहां पर उन लोगों को जॉब या अपना काम शुरू करने के मौके दिए गए। जैसे अब अभी मैं भी उत्तराखंड जाते रहता हूं, तो मैंने अभी देखा कि वहां पे एक होम स्टे की योजना शुरू की गई कि जिन लोगों के पास 1 कमरे या 2 कमरे हैं, एक वो अपने वहां पे होम स्टे शुरू कर सकते हैं। वो योजना आज उत्तराखंड में इतनी सफल हुई है कि लोग दिल्ली छोड़ के, लखनऊ छोड़ के वापस अपने गांव जा रहे हैं, और जिसके पास गांव में कोई रोड के आसपास मकान है तो वो होम स्टे की योजना वहां पर शुरू कर रहा है। तो इससे वहां पर बेरोजगारी दूर हो रही है और टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। इसी प्रकार की और भी कई बागवानी में या और दूसरे क्षेत्रों में और भी कई योजनाएं हैं जिनका सीधे तौर पर लोगों को फायदा मिल रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार की योजनाओं का, खासकर जो एक गरीब कल्याण योजना या फसल बीमा योजना या आयुष्मान भारत योजना है, इन योजनाओं का सीधे पब्लिक को फायदा पहुंचा है, जिससे जो सरकार, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति उनकी जो कनेक्ट है वो बहुत गहरा हुआ है। बिल्कुल, शायद इसीलिए डबल इंजन की सरकार के नारे के साथ लगातार बीजेपी लगी भी हुई है। वक्त थोड़ा सा कम है दिनेश जी, आपको लगता है कि महिला वोटर के लिहाज से बात की जाए, पहली बार वोट करने वाले युवा मतदाता जो 18-19 साल के हैं उनकी संख्या भी अच्छी खासी है इस बार उत्तराखंड में, आपको लगता है कि लाभार्थी के लिहाज से भी या एक वर्ग के लिहाज से भी अपने आप एक बड़ा महत्वपूर्ण वर्ग होगा जो इस बार बढ़ चढ़ कर वोट करेगा? किस तरीके से उसको लुभाने की कोशिशों को आप देखते हैं सेनापतियों के माध्यम से? देखिए, मैंने अभी पहले भी जिक्र किया, 2 महीने से मुख्यमंत्री ने 13 जिलों में नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम किए, और एक कार्यक्रम में कम से कम नहीं तो 50,000, 40,000, 50,000 महिलाओं का जो समूह इकट्ठा हुआ, और वो खास तौर पे लाभार्थी योजनाओं से जुड़ा हुआ था। तो ये बात तो निश्चित रूप से सही है कि जो नारी शक्ति का बंधन का कार्यक्रम है या उनकी से रिलेटेड योजनाएं हैं, उसका उत्तराखंड की महिलाओं में उसकी पहुंच भी बढ़ी है और उनको सीधे लाभ भी मिला है। तो ये एक बड़ा फैक्टर तो है ही है। रहा सवाल युवाओं का, तो युवाओं में बिल्कुल इस बार में कोई जो पहली बार का वोटर है उसमें मोदी का जादू तो चल रहा है, और साथ साथ इसमें ये भी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मोदी जी के साथ साथ जो है धामी जी का भी जादू चल रहा है, क्योंकि जो युवा है और उन्हें युवाओं के साथ ज्यादा कनेक्टिविटी उनकी अपनी बढ़ी हुई है। तो इस मामले में तो हम कह सकते हैं कि महिलाओं में और खासतौर पर जो
पहली दफा के जो वोटर्स हैं उनके जो है बीजेपी के प्रति रुझान ज्यादा है। बिल्कुल, और ये देखना दिलचस्प भी होगा कि ये 5 सीटें किस प्रकार के नतीजों के साथ में 2024 के संग्राम में दिखाई पड़ती। वक्त इतना है, बहुत बहुत शुक्रिया मदन जी आपका भी, दिनेश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो निश्चित तौर से अगर बात की जाए तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के संग्राम के सेनापति अपने अपने खेमे बीजेपी और कांग्रेस के लिहाज से अगर बात की जाए तो कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन नतीजे किस तरीके के आएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में किसी और राज्य की सेनापतियों की जानकारी, रणनीति और उनके राजनीतिक सफर को लेकर हम हाजिर होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।